नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मुद्दे की बात में आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की सियासत के उस संकेत की जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। एक हाथ, एक इशारा और कई बड़े सवाल। 20 साल की राजनीति के बाद क्या बिहार बदलने जा रहा है चेहरा? नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। बिहार की जमुई में समृद्धि यात्रा के दौरान मंच पर एक तस्वीर आई और उस तस्वीर ने राजनीति की दिशा ही बदल दी। चर्चा जो चल रही थी, क्या उस चर्चा पर इस तस्वीर और उस बयान के बाद विराम लग गया? सीएम नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि यही सब काम अब करेंगे। सूत्रों की माने तो 14 अप्रैल के बाद बिहार में नया मुख्यमंत्री देखने को मिल सकता है। लेकिन बिहार की राजनीति को अगर समझना है तो नीतीश कुमार को समझना बेहद जरूरी होगा। साल 2005 जब पहली बार एनडीए की सरकार बनी, और एनडीए की सरकार 2000 में बनी थी पहली बार, लेकिन वो एक हफ्ते के लिए बहुमत नहीं जुटा पाई थी और उसके बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और फिर आरजेडी की सरकार बनी थी। लेकिन 2005 में नवंबर में जब चुनाव हुआ तो एनडीए के पास बड़ी बहुमत आई और उस बहुमत के बाद एनडीए की सरकार बनी। नीतीश कुमार उस सरकार में मुख्यमंत्री बने। तब से लेकर आज तक करीब 20 साल तक बिहार की सत्ता का केंद्र एक ही चेहरा रहा, जिसका नाम नीतीश कुमार है। बीच बीच में गठबंधन भी बदले जरूर। कभी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार रहे, कभी आरजेडी के साथ हो गए, कांग्रेस के साथ हो गए, लेकिन कुर्सी पर चेहरा नीतीश कुमार का ही रहा। 2014 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड की हार के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से वो मुख्यमंत्री बने। बीजेपी हमेशा सत्ता में साझेदार रही, जब भी एनडीए के साथ नीतीश कुमार की सरकार थी तब भी, और अभी भी है एनडीए के साथ नीतीश कुमार की सरकार, और उस सरकार में बीजेपी साझेदार है। लेकिन कभी पूरी कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं आई। अब जमुई की समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार का एक बयान, अब यही सब काम करेंगे, और फिर कंधे पर हाथ सम्राट चौधरी के। यहीं से शुरू हुई अटकलें कि क्या बिहार में अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो दशकों बाद बीजेपी के हाथों में पूरी कमान होगी। एकमात्र हिंदी पट्टी का राज्य बिहार रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो जरूर रही साझेदार के तौर पर, लेकिन मुख्यमंत्री उसका नहीं रहा। तो अब ये क्या पूरा होने जा रहा है? आज मुद्दे की बात में इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन पहले जरा सुन लेते हैं जमुई की उस समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार के संबोधन को, जिसमें एक तरह से इशारा करते हुए ये घोषणा नीतीश कुमार ने कर दी कि अगला मुख्यमंत्री या बिहार का सम्राट कौन होगा। सुन लीजिए। आपका होगा, अब पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और बिहार इतना अच्छा होगा कि कुछ ही राज्य देश में है जो बाकी जगह नहीं है, तो यहाँ इतना अच्छा होगा। तो केंद्र का सहयोग है और सब काम हो रहा है, तब अच्छा लगना रहा आपको। आप लोग आए तो हथवा उठावा, ठीक लगता है ना? तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम इनको भी लाते हैं, आप हाथ उठाइए। बहुत अच्छा आपका होगा, अब पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और बिहार इतना अच्छा होगा कि कुछ ही राज्य देश में है जो बाकी जगह नहीं है, तो यहाँ इतना अच्छा होगा। तो केंद्र का सहयोग है और सब काम हो रहा है, तब अच्छा लगना रहा आपको। आप लोग आए तो हथवा उठावा, ठीक लगता है ना? तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम इनको भी लाते हैं, आप हाथ उठाइए। तो ये जो आपने तस्वीर देखी, ये जो वीडियो देखा और नीतीश कुमार का जो संबोधन था, और फिर उस पर किस तरह का एक शालीन रिएक्शन सम्राट चौधरी का था, उससे बहुत कुछ तस्वीर साफ भी हो जाती है। क्योंकि जब नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने का फैसला
भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने किया था, तो या नीतीश कुमार ने खुद किया था, तो उसके बाद ये चर्चा शुरू होने लगी थी कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि जब राज्यसभा में जाएंगे, राज्यसभा की सदस्यता वो लेंगे, तो फिर उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा और बिहार में विधान परिषद के सदस्य हैं उससे इस्तीफा देना होगा। तो कई नामों की चर्चा चल रही थी। सम्राट चौधरी सबसे आगे चल रहे थे और ये माना जा रहा था कि एक समीकरण है इस सरकार में कि लव और कुश, जिस समीकरण को नीतीश कुमार ने बनाया था और उसका बहुत बड़ा फायदा एनडीए को मिलता रहा है। लव यानी कुर्मी नीतीश कुमार, कुश यानी कुशवाहा कोयरी, अभी के वर्तमान स्थिति में देखिए तो डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी, और सवर्ण से भूमिहार विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम है। माना यह जा रहा था, चर्चा हमने जब की थी इंडिया वॉइस पर, तो हमने भी उस समय कहा था कि शायद यही समीकरण रहे। समीकरण में नीतीश कुमार की जगह लव कुश में से कुश यानी कि सम्राट चौधरी बिहार के सीएम हो सकते हैं, और लव जो नीतीश कुमार हैं उनका प्रतिनिधित्व उनके बेटे निशांत कुमार के तौर पर हो सकता है सरकार में डिप्टी सीएम के रूप में, और विजय सिन्हा की जगह पर उसी वर्ग से सवर्ण समाज से भूमिहार जाति से विजय कुमार चौधरी जो दोनों जनता दल के हैं उन लोगों को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो क्या इस पर मुहर लग गई? नीतीश कुमार ने जो कहा वही अंतिम फैसला मान लिया जाए कि ये सब कुछ हो गया है तय? आज इसी को समझेंगे, क्योंकि 4.2% के आसपास बिहार में कुशवाहा समाज का वोट बैंक है, और इसे क्या समझा जाए। आज चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल है। आज के पैनल में तपोस पॉल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। विनीत तिवारी दी, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता। विनीत जी बहुत स्वागत है। हेमंत गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिहार और झारखंड दोनों राज्य पहले एक हुआ करते थे और उसको ये बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं, वहाँ की पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं और अभी तक जो वहाँ की राजनीतिक हिस्सेदारियाँ रही हैं उसके बारे में भी वो बताएंगे, समझेंगे उस आधार पर कि ये क्या इसको माना जाए। और विजेता गुप्ता जी आरजेडी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विजेता जी आपका भी बहुत स्वागत है। तापस पाल जी शुरुआत आप ही से, ज़रा बताइए कि रणनीति का एक हिस्सा है नीतीश कुमार ने जो ऐलान किया। नीतीश कुमार हल्के फुल्के तो आदमी हैं नहीं, जो बात कहते हैं वो बहुत ही गंभीरता के साथ नीतीश जी कहते हैं। नीतीश जी का जो बयान है वो एनडीए के भीतर से तय रणनीति का हिस्सा है। सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं कि जिस तरीके से अभी बातें चल रही है, ठीक है, अच्छी बात है। नीतीश कुमार जी ने स्टेज में सम्राट चौधरी जी को आशीर्वाद दिया है और आगे लेके जाएंगे, इस तरीके की बातें कही है, अच्छी बात है। लेकिन इसकी एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया है कि हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है वो उसको सिलेक्ट करती है और पार्लियामेंट्री बोर्ड में इस चीज का निर्धारण होगा। एक चीज कंफर्म है कि इस बार ये जो सीएम होंगे वो भारतीय जनता पार्टी से, और ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सीएम बनने जा रहे हैं यहाँ पर बिहार जी। तो अभी जब तक कि वो मीटिंग नहीं हो जाती है, वहाँ पे पूरी तरीके से सहमति नहीं बन जाती है और जब तक उस पर बात नहीं हो जाती। अभी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जातिगत समीकरणों की बात कही थी। तो जातिगत समीकरण, संगठन, केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति, तो ये सभी चीजों का मिश्रण जो है, सारी चीजों पे ओवरऑल देख के उसके बाद इसकी जो है आगे की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। और बिहार के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो भी एमएलए के टीम है, वो सब मिलके इसका निर्धारण करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी एक प्रक्रिया है। विनीत जी, नीतीश जी ने जो कहा उसे सिर्फ इशारा समझा जाए या घोषणा करके उन्होंने बता दिया कि बिहार का सम्राट कौन होने वाला है? पहले तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और देखिए आनंद जी, मैं आपको बता दूं, नीतीश जी सोशल इंजीनियरिंग के एक मैं उनको निर्माता मानता हूं और नीतीश जी ने आप अभी जो मुझे सुनाए हैं मैं उनको बुलाता, चीजों को कहा है उन्होंने। नीतीश जी ही जानते होंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा या शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो जेडीयू का हो या बीजेपी का हो। अभी हम कहें
कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, शायद ये अतिशयोक्ति हो जाएगी कहना। हाँ, अगर मेरी व्यक्तिगत राय मानी जाए, कही जाए कि अगर मैं अपनी व्यक्तिगत राय दूं तो मैं जरूर कहूंगा कि हाँ, लव बड़े थे, कुछ छोटे थे। तो लव का मतलब है कि मतलब मैं ये कहूंगा कि लव मतलब कि निशांत जी को सीएम बनाना चाहिए। निशांत जी के सीएम बनाने से सोशल इंजीनियरिंग के जो फार्मूले आज तक नीतीश जी लेके चलते थे वो फिट बैठते हैं। ये मेरा मानना है, मेरे अपनी ओपिनियन है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी पार्टी कह रही है या कोई कह रहा है, लेकिन अभी जो मंच पे उन्होंने भाषण दिया है उससे आप आकलन लगाइए कि उन्होंने किसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा है, क्या कहा है। क्या उन्होंने कहा कि मैं इनको मुख्यमंत्री बना रहा हूं? ये अभी तय हो रहा है, शीर्ष नेतृत्व अभी तय कर रहा है। हाँ, मीडिया अपने हिसाब से मुख्यमंत्री बनाए किसी को, न बिगाड़े किसी को, ये मीडिया पर निर्भर करता है और करना भी चाहिए। मीडिया का काम भी है, तो उसके लिए मैं इनकार भी नहीं करता हूं। लेकिन अभी इसका शीर्ष नेतृत्व ही जानता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा। हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, जब नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने की बात हो रही थी, तो उस समय भी आपने कहा कि नीतीश कुमार राज्यसभा में नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार को आप जितना समझे हैं, जितना जानते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कर दिया। तो अब आप नीतीश कुमार जब ये कह रहे हैं कि आगे का काम सब यही करेंगे, तब आप कह रहे हैं कि ये मतलब इसको फिर नहीं समझा जाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे का काम ये करेंगे। काम तो पहले से करते आ रहे हैं नीतीश जी के साथ। लेकिन पहले तो नीतीश जी ने ये नहीं कहा था। अच्छा, पहले तो नीतीश जी ने ये नहीं कहा था ना विनीत जी, कभी सम्राट जी। एज ए कार्यकर्ता आज 99 से मैं हूँ, जब समता पार्टी थी वो, तो एक कार्यकर्ता की आप भावनाओं को समझिए। हम कब चाहेंगे कि वो केंद्र में जाए, वो राज्यसभा जाए? हम तो सदा चाहेंगे कि वो बिहार के 20 साल से सेवा किए हैं, 5 साल उनके नाम पे चुनाव लड़ा गया है, तो जनता ने जनमत भी उन्हीं के नाम पे दिया है, तो कम से कम 5 साल वो रहते। ये हमारी मंशा नहीं थी, ये आम कार्यकर्ता की मंशा नहीं थी, बल्कि बिहार के पूरी जनमानस की ये मंशा थी, जिसको आपने देखा भी होगा। कई प्रकार के विरोध हुए, सब मतलब नीतीश जी की इस बात को हम सीरियसली न लें, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप अपने हिसाब से ले लीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं। लेकिन कौन बनेगा ये नीतीश जी ही जानते होंगे। यही तो हमने कहा कि हमने अपने हिसाब से, हमने अपनी सोच से बताया कि नीतीश जी राज्यसभा में जाएंगे। हमारे जो सोर्स थे, आपके जो सोर्स थे, आपकी जो चाहत थी, वो कह रहे थे कि नहीं जाएंगे, तो फिर हम भारी पड़ गए। अब फिर ऐसा तो नहीं होगा कि हम भारी पड़ जाएंगे। अगली बार हम लोग चर्चा करेंगे अप्रैल में और सम्राट चौधरी सीएम के पद पर शपथ ले चुके होंगे, तो फिर हम लोग एक दूसरे पर भारी पड़े। ठीक है, चलिए इस पर और आगे हम लोग और समझेंगे कि अगर ये होता है तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। जरा आरजेडी के विजेता गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े। विजेता जी, जरा आप बताइए कि अब सम्राट चौधरी खैर मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं, ये तो एनडीए का विधायक दल जो है वो निर्णय लेगा, वो फैसला लेगा। नीतीश जी ने एक संकेत जो दिया उससे हम यही अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर आरजेडी को कितनी दिक्कत होगी मुकाबला करने में? सबसे पहले इंडिया वॉइस न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और रही बात कि सम्राट चौधरी बनेंगे या कोई और बनेगा, ये उनका अंदरूनी मामला है, वो एनडीए गठबंधन किसे बनाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को सांप्रदायिक ताकतों के हवाले करने का मन बना लिया है। उन्होंने जो अपनी छवि सेकुलर भाजपा के साथ गठबंधन रहते हुए भी अपनी जो सेकुलर छवि को कायम रखा था, उन्होंने उस छवि को धूमिल कर दिया और बिहार को सांप्रदायिक ताकतों के हाथ में झोंक दिया। अब वो जो नीतीश कुमार परिवारवाद के मुखर विरोधी थे, वो लगातार हमारे नेता प्रतिपक्ष के ऊपर हमलावर रहते थे। तेजस्वी यादव पे, आप तेज प्रताप यादव पे, मीसा भारती पे, वो लोग कहते थे कि परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है या हमारे दल में और कोई नेता नहीं है। तो क्या जनता दल यूनाइटेड में और कोई नेता नहीं है जो उनके बेटे ही उप मुख्यमंत्री बनेंगे?
तो रही बात की नीतीश कुमार की कथनी और करनी में बहुत फर्क ठीक है, है। और नेताओं का- सांप्रदायिकवाद और सांप्रदायिकता की जो बात आप कर रहे थे उसका मतलब क्या था? तो सांप्रदायिकता तो जो भाजपा जैसे लोगों के हाथों में बिहार को सौंप रहे हैं, तो पहले से एनडीए में जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे ही हैं, सरकार में भी रही है पार्टी के साथ बीजेपी। रहे हैं, लेकिन उसकी कमान नीतीश कुमार के हाथों में थी, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के हाथों में था। लालू जी मुख्यमंत्री नहीं बने। लाइन आता हूँ। लाइन ऑर्डर ठीक था, लेकिन अब पूरी तरह ये अपना भाजपा वाले अपना एजेंडा चलाएंगे, वो लेकिन ठीक हिंदू है, मुस्लिम करेंगे, भूमिकाओं की अब राजनीति करेंगे। विजेता जी थोड़ा सा अगर आप दिमाग पर हम लोग जोर दें और पीछे जाएं, आज की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख 18 मार्च 1974 को एक आंदोलन शुरू हुआ था और उस आंदोलन के बाद बिहार की एक नई तस्वीर सामने आई थी। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद जैसे लोग उस समय उस धारा से निकले। लालू जी पहली बार सांसद बने 1977 में जनता पार्टी से। हेमंत जी हैं हमारे साथ, हेमंत जी उसको करेक्ट करेंगे अगर मैं फैक्चुअली इनकरेक्ट होऊंगा तो। 1977 में जिस पार्टी से लालू जी सांसद बने उस पार्टी में आरएसएस और जनसंघ भी थी। 1990 में पहली बार लालू यादव मुख्यमंत्री बने और जिन लोगों के सहयोग से बने उसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी। और पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, छात्र संघ के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जब बने तो उस समय भी समर्थन उन्होंने लिया था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। तो वहां पर संप्रदायवाद नहीं था, सांप्रदायिक ताकतें भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या विद्यार्थी परिषद नहीं थी। विजेता जी, रही बात वो आप बहुत पहले की बात कर रहे हैं, वो शुरुआती राजनीतिक दिनों की थी लालू प्रसाद यादव जी की। उसके बाद उन्होंने जब समझा कि हमारे देश में जो संप्रदायवाद बढ़ रहा है, हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए एक खतरा है, तो उन्होंने इससे किनारा करके वो सेकुलरिज्म की धारा मतलब ऊपर चढ़ने के लिए जब सीढ़ी की जरूरत होती है तब सब कुछ ठीक होता है और चढ़ने के बाद फिर सब वो राजनीति की शुरुआत थी। वो उस समय मान के चलिए कि जो भी जिसका भी साथ लिए साथ में थे, जो अलग बात है। और उसी दिन हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं विजेता जी, जिस दिन कांग्रेस की सरकार ने आप लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई थी और उसी कांग्रेस के साथ आप लोग आज खड़े हैं। यह भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब हेमंत जी जरा ये बताइए, सरकार में चारा चोरी का आरोप लगा कांग्रेस की, आज उन्हीं के साथ ये खड़े हैं। चारा चोरी का आरोप लगा था, तो आज चारा चोरी का आरोप के बाद तो फिर भाजपा वालों ने जबरदस्ती उसको ठीक है जरा अब इसको आगे बढ़ाते हैं। हेमंत जी क्या ये बयान ट्रायल बलून है या पक्का संकेत? आप किस तरह से आप इसको ले रहे हैं? नहीं, इसको 90% संकेत कहिए, क्योंकि भाजपा ने नीतीश कुमार के समर्थन से बिहार की राजनीति को हासिल किया था पूरी तरह। और मैं आपकी पत्रकारिता को दाद देता हूँ, आपने बहुत सही आकलन करके अभी विश्लेषण किया और ये बात मैं बोलने वाला था लेकिन आपने बता दिया। अब चलिए हम लोग आते हैं कि जो मुद्दा है बिहार में कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, हम लोग इसके विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी बीजेपी में है लेकिन वो राजद से आए थे, सोचने वाली बात है। कुशवाहा समाज से वो आते हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री भी हैं और आज के दिन में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो वहीं पर अमित शाह जी के साथ एक नित्यानंद राय जी हैं जो उजियारा लोकसभा क्षेत्र से विधायक हैं और उन्होंने उनके साथ बहुत लंबे समय से काम किया है। 2000 से सक्रिय राजनीति पर है, यादवों की पकड़ है। अगर वो यादव समाज को जो करीब 15% बिहार की राजनीति में अपना दखल रखती है, अगर उसको साधना चाहेंगे तो नित्यानंद राय एक अच्छे विकल्प के रूप में आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार ने जो अनाउंसमेंट किया है उससे ये डिक्लेरेशन हो गया कि बिहार से किसी भी कीमत पर हर हाल में ओबीसी समाज से ही किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि बिहार में जो पिछड़ा वर्ग है वो करीब करीब हमको लगता है
3.5 करोड़ की आबादी का हिसाब किताब रखता है, 27% के आसपास। और ईबीसी जो सोसाइटी है वो करीब करीब 36% के आसपास। कुल मिलाकर पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो 63% ओबीसी समाज के पास ये वोट बैंक है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से भाजपा ओबीसी बैंक को, वोट बैंक को आगे नहीं बढ़ाएगी, वो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। और इसीलिए नीतीश कुमार को आगे करके, क्योंकि नीतीश कुमार को आगे करके उन्होंने ओबीसी का डिक्लेरेशन दिया है, तो ये मान के चलिए कि जो 4-5 नाम है उसमें से एक नाम फाइनल होगा। क्योंकि भाजपा में एक बात है कि रायशुमारी की जाती है, और भाजपा जब तक रायशुमारी करके सभी लोगों से एक मशवरा करके तय नहीं करती है, तब तक वो डिक्लेरेशन नहीं करती। देखिए, भाजपा ने बिहार के एक ऐसे युवक को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जिसके बारे में कहीं दूर दूर तक चर्चा नहीं थी, नितिन नवीन जी के बारे में। तो इसी तरीके से ये अभ्यास लगाना कि सम्राट चौधरी ही इसके अध्यक्ष होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन 90%, क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने अनाउंसमेंट किया है तो ऐसे अनाउंसमेंट नहीं किया है, बहुत सोच समझकर आपस में चर्चा हुई होगी, तब जाके ये अनाउंसमेंट उन्होंने लोगों को आगाह करने के लिए कहा कि भाई तब तक आप एडजस्ट हो जाएंगे। नहीं तो संजीव चौरसिया का भी नाम था, उनके पिताजी गंगा प्रसाद भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे, सिक्किम के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। वहीं दिलीप जायसवाल है जो 22 वर्षों से बीजेपी के कोषाध्यक्ष रहे हैं, लगातार 2009 से एमएलसी का पद पर रहे हैं, आज के दिन में बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तो इन लोगों में से किसी एक नाम को जा सकता है, लेकिन अभी भी ये कहना मुश्किल है कि 4 नाम से ही आएगा। भाजपा किसी और व्यक्ति को भी सामने ला सकती है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 90% नीतीश कुमार ने फाइनल कर दिया है। हाँ, इसलिए भी ना कि कभी कभी नाम लेने से हम लोग अब इस भारतीय जनता पार्टी में हाँ कि माइंड सेट कर ले हम लोग, हाँ कि जिसका नाम ले तो हो सकता है कि वो न बने, क्योंकि अलग ही नाम एक आ जाता है जब घोषणा होती है। तो वसुंधरा राजे को पता ही नहीं कि पर्ची में किसका नाम है। राजनाथ जी पर्ची देते हैं और पर्ची को जब वो खोलती है तो वो खुद हतप्रभ रह जाती हैं। मोहन यादव, ऐसे लोग। भाजपा की संगठनात्मक जो ताकत है भाजपा की, बहुत स्ट्रांग है आज के दिन में। हाँ, हमने 2017 में भी हमने देखा कि दिल्ली से योगी जी को कहा गया कि आप जाइए, और वो जब पहुंचे एयरपोर्ट पर, चार्टर्ड विमान से जा रहे थे, तो वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे लोग भी थे। उन लोगों को भी नहीं पता था। वहां पर जब गेस्ट हाउस में गए तब इन लोगों को बताया गया कि मुख्यमंत्री के तौर पर अब इन्हीं के नाम पर मुहर लगी है और घोषणा होने वाली है। तब सब लोग वहां पर समझे कि अच्छा योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वो और अब अगर नीतीश कुमार ये कह रहे हैं तो वाकई तापस पाल जी, ये एक संकेत के तौर पर हम लोग मान ही सकते हैं कि बहुत सारे लोग थे उस मंच पर। आज भी अगर ये कहा जाए, जैसा कि विनीत जी कह रहे हैं कि आगे काम करेंगे, कि डिप्टी सीएम है तो उस लिहाज से भी वो कह सकते हैं, तो उस मंच पर और भी लोग थे, कई मंत्री थी वहां पर, तो श्रेयसी भी थी जो उस इलाके से आती हैं और सरकार में मंत्री हैं। किसी और को उन्होंने टारगेट नहीं किया, सिर्फ इन्हीं को टारगेट किया और आकर कंधे पर हाथ रखकर फिर उनको अपने डायस तक ले जाते हैं। आनंद जी, हो सकता है किसी महिला को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए, इसमें कोई अजूबा वाली बात नहीं है। सर, अभी तो हम लोग फ्री हैं, किसी का भी नाम ले सकते हैं। तापस जी देखिए, एक बात और भी है आनंद जी, वहाँ की जनता, देखिए जनता का भी मूड समृद्धि यात्रा से माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे नेता, यशस्वी नेता जो है, वो उसको भाप रहे हैं कि जनता क्या चाह रही है। उनकी समृद्धि यात्रा को ऐसे हल्के में न लिया जाए। हाँ। क्यों निकले हैं जाते जाते, वो बहुत कुछ सोच के निकले हैं जाते जाते जो है। ये भी है कि क्या इसको हेमंत जी भी इसको समझाएंगे, लेकिन तापस जी जरा ही बताएगी जो बात विनीत जी कह रहे हैं कि क्या एक प्रयोग के तौर पर भी कि क्या इसका रिएक्शन आता है, वो भी हम लोग देख लें। ये बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड, नीतीश जी, मोदी जी, अमित शाह जी, इन लोगों की एक टैक्टिस भी हो सकती है। देखिए, हमारा जो पूरा लक्ष्य है वो 2029 का लोकसभा इलेक्शन है और बिहार में लॉन्ग टर्म बीजेपी का एक्सपेंशन है। और ये फैसला पूरी तरीके से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के हाथों में।
और उसके बाद फिर पार्लियामेंट्री कमेटी अपना डिसीजन उसमें देगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम सो के उठे और हमने कुछ भी जो है उसमें रैंडमली कुछ सिलेक्शन कर दिया। और आज जो बार बार स्टेज की बात की जा रही है, तो नीतीश कुमार जी ने उनके कंधे पे हाथ रखा है और उसके साथ साथ सारे ही लोग थे वहां पे। तो सभी लोगों के एक तरीके से देखिए तो नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, जैसे कि सभी लोग यहाँ पे जितने पैनलिस्ट हैं सभी लोगों ने इस बात को कहा है। तो और आपने भी अभी कहा है कि चौंकाने वाली चीजें आई हैं। और जब ये योगी जी की घोषणा होने वाली थी उस समय तक किसी को नहीं मालूम, तो मतलब बहुत चौंकाने वाली चीजें थी। तो ये सारी चीजें देखिए आने वाले समय में धीरे धीरे क्लियर होंगी। ऐसा ये कहा जा रहा है कि 14 तारीख तक जो है शायद खरमास है, उसके बाद फिर 15 तारीख से इसकी घोषणा हो सकती है या शपथ ग्रहण हो सकता है या इस तरीके की चीजें जी। तो वी शुड वेट। हम देखिए, क्योंकि हमारे ऊपर जो इन चीजों का निर्धारण करने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा पारंगत है, बहुत ज्यादा अनुभवी है, और वो एक नहीं दो नहीं कई चीजों को सामने रखे और आने वाली चीजों को सामने रख के सोचते हैं। तो जो बिहार के लिए अच्छा होगा, जो संगठन के लिए अच्छा होगा, जो गठबंधन के लिए अच्छा होगा, जो बिहार की जनता का भविष्य तय करेगा, उसी तरीके से डिसीजन लिया जाएगा। अब वो कोई भी हो सकता है, वो जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी उसको सिलेक्ट करेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी अब आरएसएस के साये से बाहर निकलने की कोशिश में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साये से बाहर निकली, कोई साया और इस तरीके के वर्ड का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। इसलिए कि अब नया जो दौर आ रहा है सर, नया जो दौर आ रहा है, चाहे हम असम को देख लें, पश्चिम बंगाल में जो आपके फेस हैं, या फिर बिहार में जो अब नेता बन रहे हैं, डिप्टी सीएम हैं, इन लोगों का आरएसएस से तो कोई लिंक नहीं है, लेना देना नहीं, आरएसएस से कभी ये जुड़े नहीं, पृष्ठभूमि नहीं रही है। देखिए, पहले समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कौन है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से निकली हुई एक संस्था है जो कि पॉलिटिकल विंग है। इसी तरीके से एबीवीपी है, बजरंग दल है और विश्व हिंदू परिषद है, वनवासी कल्याण आश्रम, इस तरीके के कई ऑर्गेनाइजेशन है। अब जब कोई संगठन आरएसएस से निकलता है तो आरएसएस के संगठन मंत्री होते हैं। संगठन मंत्री मतलब ये होता है कि सर्वे सर्वा दैट पर्सन इज हैंडलिंग दैट एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे संगठन मंत्री कौन है? डी.एल. संतोष जी। डी.एल. संतोष जी संगठन का पूरा कार्य देखते हैं। संगठन में जैसे नितिन नवीन जी को अभी जो अध्यक्ष बनाया गया था, उसमें डी.एल. संतोष जी का पूरी तरीके से योगदान था। उन्होंने उसका निर्धारण किया। तो इसी तरीके से सारी चीजें जो हैं ये तय की जाती है। अब यहाँ पे सरकार की लेवल की जो चीजें, देखिए दो चीजें हैं, एक है संगठन, दूसरा है सरकार। अब भारतीय जनता, ये जो वर्ड बीच बीच में कहा जाता है कि आरएसएस अलग है या साये से निकलने की कोशिश की जा रही है, अलग संगठन है, ये बिल्कुल से मिथ्या प्रचार है। हम आरएसएस, मैं खुद प्रथम वर्ष शिक्षक हूं और हम लोग जो हैं, जितने लोग हैं सभी लोग आरएसएस के हैं और शाखा में जाते हैं और ये नियमित हमारी दिनचर्या है। तो साये से क्या, साया मतलब क्या? हमारे ऊपर तो वो छत है, वो हमारे लिए शिक्षा का केंद्र है, हम वहीं से शिक्षित हुए। तो ये प्रश्न ही नहीं पूछा जाना चाहिए। तो अब नंबर 2 पे ये आता है कि एक संगठन होता है और दूसरा होता है सरकार। तो सरकार का जो काम है वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी देख रहे हैं, और संगठन का जो कार्य होता है वो संगठन मंत्री और यहाँ के संगठन, ठीक है, संगठन का काम वो देखते। मैंने मेरा कहने का मतलब कि इतने लोग हैं जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से निकले, भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष स्थान पर आए, उन लोगों को पीछे छोड़ते हुए सम्राट चौधरी जो कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और 6 साल के बाद वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा होल्ड करिए और सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी और फिर डिप्टी सीएम भी बन जाते हैं। हाँ। और ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो उसको डिसाइड करेगी। मैंने वही बताया, कई फैक्टर्स होते हैं। आपने भी देखा है कि इस बार जब अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था और जब अध्यक्ष पद की घोषणा हुई तो उसमें बहुत समय लगा इस बार।
तो इसी तरीके से इसमें भी जो है थोड़े से समय लगेंगे और उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली, अगर आपने बी.एल. संतोष जी का भाषण सुना होगा, मतलब उनका जो वो था, मतलब व्यक्तिगत चर्चा थी, तो उसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि 9 महीने पहले हमने इस पे चर्चा करनी शुरू की और उसके बाद फिर 9 महीने लगे। आप सोचिए 9 महीने, तो ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है कि हमने ऐसे ही डिसाइड कर लिया। तो इसी तरीके से ये सीएम है, तो जो भी सीएम पद है वो उसको निर्धारण करना, और वो भी रिप्लेसमेंट ऑफ नीतीश कुमार जी, तो उसमें जो भी चीजें हैं सारी चीजें सामने आएंगी जब पार्लियामेंट्री कमेटी इसको डिसाइड कर लेगी। अब ये है। विजेता जी, अब एक सवाल ये कि अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है तो फिर उसके उस भारतीय जनता पार्टी से आप लोगों की सीधी लड़ाई होगी। उस भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, जो हम लोग अनुमान एक लगा रहे हैं, मन जी भी अनुमान लगा रहे हैं कि पिछड़े वर्ग से ही होगा, तो पिछड़ों की राजनीति भी चल रही है। आपका भी एक आधार वोट है, पिछड़ों का वोट। भारतीय जनता पार्टी उधर, फिर नीतीश जी का साथ होगा ही। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सवर्ण भी साथ में है, एक बड़ा तबका साथ में है। तो मुश्किलें आरजेडी के सामने और विकट स्थिति में आ जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, अगर सरकार को बीजेपी लीड करती है बिहार में, तो फिर वो बहुत ही मुखर तरीके से वो रहेगी। देखिए, पहले तो ऐसी कोई बात नहीं है। पिछड़ों की राजनीति भाजपा सिर्फ दिखावे के लिए करती है। पिछड़ों की असली राजनीति राष्ट्रीय जनता दल करती है। पिछड़ों की असली अगर हितैषी कोई पार्टी है बिहार में तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। और रह गई बात की, अगर ये किसी को भी अगर ये मुख्यमंत्री बनाते हैं तो वो एक कठपुतली मुख्यमंत्री रहेगा, जिसका रिमोट आपको आरएसएस और नरेंद्र मोदी के हाथों में रहेगा। और इन्होंने बिहार को पूरी तरह सांप्रदायिकता के आग में झोंकने का मन बना लिया है। लेकिन हमारी राष्ट्रीय जनता दल शुरू से सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे, और इन लोग के मंसूबे को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। तो आप लोग तो बहुत कमजोर अब हो गए हैं ना विजेता जी। 2025 के चुनाव में हमारी अभी भी सबसे वोट के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी है। भले हमारी सीटें कन्वर्ट नहीं हो पाई, लेकिन वोट हमें भी सबसे अधिक मिला है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पिछड़ों का वोट भाजपा ले लेता है। पिछड़ों का वोट पिछड़ों का साथ, दलितों का साथ राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही है। तो आप लोगों को अब आप कह रहे हैं जैसे अब आरएसएस और ये, लेकिन आरएसएस से तो कोई इनका ताल्लुक रहा नहीं है। आप लोगों के साथ भी रहे हैं सम्राट चौधरी, आप तो जानते ही हैं। तो सम्राट वही तो कर रहे। अगर सम्राट चौधरी सीएम बनते हैं तब कोई बने, सम्राट चौधरी बने या कोई भी व्यक्ति बनता है, तो आरएसएस का अगर बैकग्राउंड नहीं भी रहता है तो अभी तो रिमोट नरेंद्र मोदी के हाथ में है। जो भी बनेगा नरेंद्र मोदी की कृपा दृष्टि से बनेगा। लेकिन आप तो अपने विधायकों को ही नहीं आप लोग संभाल पा रहे हैं। सम्राट चौधरी में ऐसा तो कोई योग्यता नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। वो एक कठपुतली के रूप में काम करेंगे। आप लोग तो अपने विधायकों को ही संभाल नहीं पा रहे हैं। तो विधायक राज्यसभा के चुनाव में 4 लोग वोट देने नहीं आए, उसमें से एक आपके विधायक थे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी आई है, ये रंगा बीला की जोड़ी, ये लोग पूरे देश में खरीद फरोख्त किया, ये लोग धंधा चलाए हुए हैं। और नहीं, ये देखिए विजेता जी कितनी अच्छी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें इस तरह की भाषा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। एक देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, इस तरह के शब्दों का नहीं। कितनी अच्छी चर्चा हो रही है, आप अपनी बात बहुत अच्छे से रख रहे हैं। हाँ, ये सब नहीं, प्लीज, ठीक है। सबसे बड़ी बात है जो नहीं, शब्दों का चयन हमारे नेता के बारे में किस तरह के शब्दों का चयन होता है। नहीं, हम लोग अभी इस चर्चा में बहुत शालीन ढंग से चर्चा कर रहे हैं। सब लोग अच्छे, आप हैं और बाकी जो लोग हैं सब लोग अच्छे ढंग से ही बात अपनी रख रहे हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, बात अपनी पूरी कीजिए विजेता जी, अपनी बात पूरी कीजिए विजेता जी। हाँ, तो रह गई बात की बिहार को जो इन्होंने बीमारू राज्य बना दिया है। बिहार यहाँ के युवा पलायन के लिए मजबूर है, बेरोजगार हैं, अपराध बढ़ते जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी ने जो हमारे प्रदेश को बना दिया है, पिछले राज्य की श्रेणी में तो था ही, और पिछड़ा बना दिया है। तो अब भाजपा वाले अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है, डबल इंजन की सरकार तो 20 साल से है, तो रह गया बात कि भाजपा का भी कोई मुख्यमंत्री बनता है तो हमें तो कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ विकास हो पाएगा बिहार का, इससे कोई भला हो पाएगा। उल्टे डर है कि सांप्रदायिक ताकतें जब सरकार में आ जाएंगी तो ये जो बिहार जो अमन चैन का सुकून का जिंदगी जी रहा था,
वो बर्बाद हो जाएगा, वो नहीं रहेगा हमारे बिहार में। लेकिन लोग तो चाहते हैं नीतीश जी के ही नेतृत्व की सरकार अब तक चाहते रहे हैं। नेतृत्व तो रहेगा कहाँ, अब तो नेतृत्व कहाँ, वही तो और उसी नीतीश जी के साथ आप लोग भी 2005 के बाद जब सत्ता में आए 2015 में, तो उसी नीतीश जी को ढाल आपको बनाना पड़ा, उन्हीं का साथ आपको लेना पड़ा। तो हम तो कह ही रहे कि नीतीश जी में तो सेकुलरिज्म की कुछ भावना थी, वो लोग सबको साथ लेके चलते थे। लेकिन अब जब वो हट जाएंगे, जब भाजपा कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो उनको तो खुला छूट मिल जाएगा कि अपने एजेंडा को लागू करने का बिहार में, जैसे और राज्यों में एजेंडा लागू कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को जो यहाँ के सांप्रदायिक सौहार्द है, उस सांप्रदायिक सौहार्द को ये बिगाड़ने का काम करेंगे भाजपा वाले। विनीत जी, मतलब जो ये हमारे आरजेडी के भाई बोल रहे हैं, बार बार सांप्रदायिक की बात कर रहे हैं, इनके कार्यकाल में रात में 8 बजे जो ये बोल रहे हैं आकर के न्यूज चैनल पे, ये घर में डूब के बैठे रहते रहे होंगे उस समय जब इनका कार्यकाल था। तो और दूसरी बात, इनके लालू जी के सुपुत्र जो है, माननीय लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी जी जो है, वो सब कुछ सही कर रहे हैं, कर लेंगे। और जो 9वीं फेल है, और एक जो नीतीश जी खुद 20 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके छत्र छाया में पले, उनके राजनीतिक अनुभवों को देखा उन्होंने, और इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का, उसके बाद सांप्रदायिकता फैल जाएगी। 20 साल में नीतीश कुमार जी के सांप्रदायिकता नहीं फैली, उसी बीजेपी के साथ मिलते हुए, और अमिताभ जी के आने के बाद जो सांप्रदायिकता फैल जाएगी, क्योंकि जो है इनके लालू जी के बेटे ही एक काबिल है, क्योंकि 9वीं फेल है और वो ज्यादा इंजीनियर है। तो इस तरह की जो बात कर रहे हैं भाई साहब, विजेता जी पहले आप अपना घर संभालिए। आपके जब विधायक संभालने के तो छोड़ दीजिए, आपके विधायक को संभालने नहीं है, आपसे पहले घर संभाल लीजिए। जो है सुनिए भाई साहब, पहले सुन लीजिए, तेज प्रताप को पहले घर वापसी कराइए। जो लालू जी को हाईजैक करके आप लोगों ने तेज प्रताप को बाहर निकाला, रोहिणी आचार्य को बाहर निकाला, पहले घर एक कर लीजिए, फिर समाज एक करने चलिएगा। जो अपना घर एक नहीं कर पा रहा है, वो राज्य एक करने की बात करते हैं, मतलब गजब है। ये भी तो अपने आप में विडंबना ही है, जो अपना घर एक नहीं कर पा रहा है, वो राज्य की एकता प्रभुता की जो है बात कर रहा है। जो हमारे सिद्धांत के आड़े आएगा वो पार्टी से बाहर जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। हम लोग सिद्धांत, अरे कौन सा सिद्धांत है यार, आपका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बेटे तेजस्वी जी, मीसा भारती जो है सदस्य, तेज प्रताप विधायक जो है, यही है आपकी विचारधारा, और ये आपके जो है कर्तव्य निष्ठा। और आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, निशान जी के आगे से परिवारवाद जनता लाइए, एक बार अपने मुंह से नहीं बोलेगा कि मेरा बेटा आएगा। बैठे हुए हैं और सांप्रदायिकता की बात जो आप कर रहे हैं, अभी परसों नीतीश जी ने वहाँ पटना में एक रोजगार के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के इसका संदेश नीतीश कुमार जी ने दे दिया है कि हम सबके साथ रहेंगे और सबके साथ सबको साथ लेके चलेंगे। ये संदेश भी नीतीश कुमार जी ने दिया है। और अपने टोपी पहनी ना पहनी, लेकिन जो है उनको टोपी अपने ही पार्टी के नेता को टोपी पहनाई और वो पहले। ठीक है, इस पूरे सिचुएशन को जरा हेमंत जी जरा समझाइए। आप सबकी बातों को आपने सुना, सबके अपने अपने तर्क हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना तर्क है, जनता दल यूनाइटेड का अपना तर्क है, आरजेडी का अपना तर्क है, लेकिन सबके बीच क्या अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अगर सरकार बनती है तो फिर ये भी देखा जाए कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की राह अलग होगी, अकेले अपने दम पर आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में, या साथ रहेगी, एनडीए रहेगा उसी तरह से जब नीतीश जी दिल्ली चले जाएंगे तब? नहीं, देखिए आने वाले दिनों में दोनों पार्टियां साथ रहेंगी। ऐसा नहीं कि जदयू खत्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। अभी बिहार के डेवलपमेंट की बात आ रही थी, जैसे आरजेडी के लोग क्लेम कर रहे थे। आप ध्यान दीजिएगा कि 2015 में जब बीजेपी की सरकार भारत में आई थी और उस वक्त उन्होंने नीतीश कुमार से संपर्क साध कर कहा था, तो नीतीश कुमार ने स्मार्ट सिटी के तौर पर उन्होंने कहा था कि स्मार्ट मिशन बनाया जाए। प्रधानमंत्री जी को एक सुझाव दिया था और प्रधानमंत्री ने
लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की थी। और आज यही वजह है कि बिहार में पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में रखा गया है। अब आप देखिएगा कि बिहार भारत का सबसे तेजी से विकासशील राज्यों में से एक है। 2025 और 26 में आप देखेंगे इनका जो जीडीपी का जो डेवलपमेंट ग्रोथ है वो लगभग 22% का रहने का अनुमान है। और 2026-27 में आप समझिए जीडीपी जो है 1,30,900 के करीब को पार करेगा, मतलब कि 150 अरब अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है। तो आप नहीं कह सकते हैं कि बिहार तरक्की नहीं कर रहा है, ये प्रधानमंत्री जी के आने से ही हुआ। बुनियादी ढांचे के विकास के तौर पर अगर आप देखिएगा तो बिहार जो है शिक्षण केंद्रों में बहुत तेजी से विकास आया। व्यापारिक परिवेश में पटना जो है बिहार का एक जिसको कहे कि इकोनॉमिकल सेंटर बना हुआ है और शहरी तीव्र गति से वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ये नहीं कहा जा सकता है कि बिहार में बीजेपी एक अलग दिशा लेगी। ये जरूर है कि बिहार की प्रमुख पार्टियों में से आने वाले दिनों में बीजेपी होगी। आपका दूसरा महत्वपूर्ण सवाल था आरएसएस के साथ। तो मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं इस मामले में कि आज के दिन में बिहार में जो संगठन महासचिव जिसको कहते हैं भिखू भाई दलसनिया जो है, लेकिन उनके ऊपर एक रोल अदा कर रहे हैं नागेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, जो करंट में बिहार और झारखंड दोनों के क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। और वो एक भाजपा और संगठन के जिसको संघ के बीच में सेतु का काम करते हैं। ध्यान रखिएगा आप इस चीज को कि किसी भी भाजपा के किसी भी राज्य के पार्टी संगठन में आरएसएस के ही जो प्रचारक रह चुके होते हैं उनको ही संगठन मंत्री बनाया जाता है। और ये इतना पावरफुल पोस्ट होता है कि बिना इनके राय मशवरा के ना तो केंद्र में सरकार बन सकती है और ना राज्य में लोग काम कर सकते हैं। अगर पार्टी चलती है अनुशासन में तो आरएसएस की वजह से, और इसी वजह से भाजपा की जो संगठनात्मक ताकत है वो अभी तक बरकरार है और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में अगर उभरा है तो उसमें बहुत बड़ा रोल आरएसएस का रहा है। अभी लेकिन मेरा सवाल इसलिए था आरएसएस के संगठन महासचिव हैं करमबीर सिंह जी, और उसी तरह देखिए करमबीर सिंह जी के पहले से यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री हैं तो उन्होंने एक सेतु के रूप में काम किया। और देखिए आज उत्तर प्रदेश की स्थिति भारत के सिरमौर के रूप में वो जाना जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आरएसएस के बगैर भाजपा नहीं और भाजपा के बगैर आरएसएस की सफल भूमिका का जो आकलन है वो नहीं लगाया जा सकता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन इसी की बात को आपने जो कहा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसी को लेकर मैंने तापस जी से ये सवाल किया था। मेरा मतलब ये कि आरएसएस है, आरएसएस के सलाह मशवरे से ही भारतीय जनता पार्टी में फैसले होते हैं, एक वो है। इस सब के बीच उन लोगों के नामों पर भी सहमति बनती है जो दूसरी जगहों से आते हैं, बाहर से आते हैं और उस बड़े पद पर चले आते हैं। कई नाम ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए आनंद जी, आज के दिन में भाजपा में दो तरह के कैडर हैं। एक तो भाजपा के अपने कैडर जो उनके अनुशासित कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो छवि जिस तरीके से विपक्ष ने और काफी पार्टियों ने जो बना के गठबंधन बना करके भाजपा को हराने के लिए जो रणनीति तय की थी, उसमें जितने भी विरोधी खेमे के असंतुष्ट लोग थे जो चाहते थे कि राष्ट्र प्रथम हो और राष्ट्र हित के लिए काम करना चाहते थे, जिनको प्रश्रय नहीं मिल रही थी पार्टी से, वो भाजपा में आए। जैसे हेमंत विश्व शर्मा जी उत्तर प्रदेश जो असम में है, वो पहले कांग्रेस में थे और फिर बाद में फिर वो भाजपा में आए। और आज के दिन में देखेंगे कि वहाँ जितने भी मंत्री हैं मैक्सिमम कांग्रेस से आए। मैं इसलिए सर कुछ नाम मैं ठीक है आज के नाम हम ले रहे हैं, कुछ जो अगर हम अनुभव कहें भारतीय जनता पार्टी का तो वो कुछ अच्छा नहीं रहा। कुछ फैसले जैसे कि आप देखिए यशवंत सिन्हा, उनका नाम लीजिए, वो कहां तक पहुंचे और फिर किस परिस्थिति में आए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आए। इसके साथ ही सर उपराष्ट्रपति जी जो थे उनका नाम सतपाल मलिक, ये ऐसे नाम हैं। ये लोग, इन लोगों को वो ऊंचाई दी गई लेकिन ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नहीं हो पाए और इन लोगों का आरएसएस बैकग्राउंड भी नहीं था। क्योंकि महत्वाकांक्षा, और देखिए कहावत है कि जो आपका जेनेटिक गुण होगा, एक कहावत है नेचर सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज। तो जो आदमी की जो आदत रहती है, जो संस्कार मिलता है,
वो संस्कार कितना भी आप चेंज कर दे, कितना भी साफ सुथरे जगह पे रख दे, कितने भी आप उसको संस्कारी बना दे, तो कहावत है ना कि आनंद जी रांची के लोग गाली नहीं बकते, तो बोलते कौन साला ऐसा बोलता है, तो उसको पता ही नहीं चलता है कि सब कॉन्शियस माइंड में वो गाली बक भी रहा है, उसको पता भी नहीं है। तो ऐसे ही हो जाता है। जिसके बाद जितने नाम आपने लिए वो इसी संस्कार से आए थे, इसलिए उनको फिर इस पार्टी से जाना भी पड़ा। विनीत जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ देखिए, हेमंत जी की मैं सारी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन एक बात से मैं एकदम इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, जो इन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार में बीजेपी की अहम भूमिका रहेगी। हेमंत जी इतना मैं आपको बता दूं, आज 20 सालों में जो है जेडीयू के बिना बीजेपी नहीं, जेडीयू के बिना विपक्ष नहीं, यही रहा है और यही रहेगा। बिहार में जेडीयू के बिना कोई नहीं रहेगा, जेडीयू ही वहां से मेल धुरी रहेगी, जेडीयू ही मेल धुरी रहेगी, उसके साथ ही जो रहेगा वो सत्ता में रहेगा, वही जनता का प्रिय रहेगा। लेकिन ये भी तो है ना विनीत जी, जेडीयू आपने सभी जगह जो है चेहरे दे रखे हैं, लेकिन बिहार में अभी तक आप 20 साल में चाहे सारे आपकी सरकार रही केंद्र में, तो आप पूरे प्रदेशों में रही, लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट रहा जहां आप अपना चेहरा नहीं दे पाए, बीजेपी चेहरा नहीं दे पाए। विनीत जी ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं बीजेपी के मतलब कि मेरा सहयोगी दल है, लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे चेहरे रहे हैं और उनके जो कार्य हैं और विकास के प्रति जो लोकप्रियता है, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो ये बात अगर आप कहेंगे तो मुझे तकलीफ होगी कि आने वाले समय में बीजेपी ये कहिए कि एनडीए। ठीक है, आपकी तकलीफ स्वाभाविक है, आपकी तकलीफ स्वाभाविक है, आप जनता दल यूनाइटेड के साथ हैं, आपकी तकलीफ स्वाभाविक है। लेकिन सवाल एक ये है ना सर, एक सवाल ये है कि कहा जाता था ना, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, जनता दल यूनाइटेड नीतीश, नीतीश इज जनता दल यूनाइटेड। नीतीश जी की पहचान, जनता दल यूनाइटेड की पहचान ही नीतीश जी से है। अगर नीतीश जी को किनारे कर दिया जाए तो शायद जनता दल यूनाइटेड की पहचान रह पाए, ये बड़ा मुश्किल है। और उस पहचान को आगे लेकर चलने वाला कोई नेता सक्षम हो और उस ठीक है, आप निशांत के बारे में, निशांत को लेकर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। विनीत जी एक मिनट, मैं निशांत को लेकर कोई सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं, उनके जो क्षमता है उसको लेकर। मैं नीतीश जी की बात कर रहा हूं। नीतीश जी मुख्यमंत्री के तौर पर थे तो मजबूती के साथ अपनी बात कहलवाते थे, एक सरकार को लीड कर रहे थे, बिहार में एनडीए के वो नंबर 1 थे। अब जब वो दिल्ली में चले गए हैं, अब जब वो दिल्ली में चले गए, भूल रहे हैं सर आप जरा उस जोड़ी को भी देखिएगा। मैं कह रहा हूं, वही कह रहा हूं कि वो दिल्ली में चले गए, वो दिल्ली में चले गए और उसके बाद उसी तरह राज किए, हाँ, जैसे बीजू पटनायक जी राज किए। आप देखिएगा आने वाले वक्त में भी निशांत कुमार वैसे ही राज करेंगे और वैसे ही काम करेंगे जैसे नीतीश कुमार। और उसके बाद नवीन पटनायक कहाँ गए? यही तो बात है, वहीं पर तो बात लाई जा रही थी, आप खुद लेकर चले आए। ठीक, देखिए वो अलग, देखिए वही बात थी ना कि आने वाले समय में जाहिर सी बात है आप भी अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन में रहते हुए अपने आधार को मजबूत बनाने में रही और मजबूत बनाते बनाते आपके आगे तक निकल गई है, अब वो और आगे निकलना चाहेगी। 85 सीटें पहुंचे हैं, ये जनता का माइंडेड, जेडीयू को माइंडेड है। लेकिन ठीक है, सारी बातें आप कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल है और ये मैं हमेशा मेरे मन में आता है कि जिस व्यक्ति ने 20 साल तक बिहार की सत्ता पर बतौर मुख्यमंत्री राज किया, उस व्यक्ति की पार्टी और वो व्यक्ति अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत आज तक क्यों नहीं कर पाया? हेमंत जी नहीं, तो ये भी सोचिए ना कि अन्य दलों को भी तो बताइए ना कि वो जो छोड़िए अन्य दल, आरजेडी अकेले लड़ी है, आरजेडी अकेले भी लड़ी है, तो जेडीयू भी लड़ी है, आरजेडी अकेले भी लड़ी है और सरकार में भी आई है, और सरकार में भी आई है। आरजेडी अकेले भी लड़ी, सरकार में भी आई है। हेमंत जी विनीत जी, आनंद जी ने बहुत बड़ा सवाल आपके सामने रखा, तो जवाब अभी आप दे रहे थे, उसका यही सवाल है और यही जवाब भी है। इनके सवालों को आप ध्यान से सुनेंगे तो जवाब आपको मिलेगा कि आज दिन में अगर जदयू इतनी बड़ी पार्टी है, उनको क्या जरूरत है अलायंस होने के साथ,
बीजेपी के साथ, और बिना बीजेपी वो सत्ता पे नहीं आ रही थी। कारण क्या था? यही कारण था कि जो बिहार का जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है वो बटा हुआ था। आप जैसे कि यादव वोट 1990 से लालू प्रसाद यादव के खेमे में है। अभी नित्यानंद राय को मैं बता रहा था नाम, अगर उनको लाते हैं तब भी वो खेमा हमारे पास नहीं आ रहा है, मतलब कि बीजेपी के सरकार के पास नहीं आ रहा, अभी आपके पास भी नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि हम हैं कौन? तो आज जो लीडिंग सत्ता वही थी, उसी को मैं और आप कह रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं, ये बता दीजिए लोगों का कि जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है वो क्या खोज रहा है? ओबीसी समाज। अब हर एक पार्टी ओबीसी समाज को साधने में लगा हुआ है। भारत की जनसंख्या 52% से 54% ओबीसी समाज थी। तो ओबीसी समाज को ही लेकर के आज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को बैठाया गया। तो आज आपके पास सत्ता पूरी, देखिए आप पूरे भारत में 3 जगह छोड़ के कांग्रेस का आपके राज्य है। अब आप बताइए कि अगर आप अकेले पार्टी के रूप में अपने आप को देखते हैं बिहार में, तो आप कितने पोजीशन में? आप ये जरा सोचिए। तो आप ये नहीं कर सकते कि लीडिंग पार्टी के रूप में सिर्फ आप ही रहेंगे, क्योंकि लोगों के जन भावनाओं का हर कोई चाहता है कि हम हर कोई चाहता है, हमारा देश भी चाहता है कि हम आत्मनिर्भर बने, और हम आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो पार्टियां भी चाहती हैं कि हम अकेले अपने दम पर मजबूत हों और सरकार में आने की कोशिश करें। तापस पाल जी, आप लोग भी तो यही चाहते होंगे ना? बिहार में भी यही चाहते होंगे। जिस तरीके से बिहार के स्किल को मोदी जी ने प्रश्रय दिया, उसको इनकैशमेंट होने का जगह दिया, उसकी स्किल को यूटिलाइज किया, बिहार के लोगों को विश्व के पटल पर बैठाया, तो बिहार की जनता के दिल पर इस तरीके से बीजेपी राज कर रही है, वो एक मुख्य कारण है। आप सुशासन बाबू के रूप में आए और बहुत अच्छा काम किया, लॉ एंड ऑर्डर को बहुत मेंटेन किया। एक नई छवि बिहार को उन्होंने दी, और वो छवि और वो तस्वीर भी दिख रही है। इस चर्चा का आखिरी सर कमेंट आपसे, तापस पाल जी, आप लोग भी चाहेंगे ना कि हम अकेले हों, अपने दम पर हों, अपने मजबूती के साथ और मजबूत हों, हमें किसी के सहारे की जरूरत न हो? बिहार की जो स्थिति थी, वहाँ पे बैलेट बॉक्स उठा के लेके भाग जाते थे। एक बार में चुनाव होना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम था, और बिहार से पलायन करके लोग जो है बंगाल की तरफ मूव करते थे। वहाँ बंगाल के जो सीमावर्ती एरिया है वहाँ जाके अपनी प्रॉपर्टियां खरीदते थे, क्योंकि बिहार को सेफ नहीं समझा जाता था। तो उस स्थिति के, और 8 साल के बाद अब चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी अपने पास नहीं रखते थे, बाहर पढ़ने के लिए भेज देते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि इनका जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इस तरीके की चीजें जो भी हैं वो सब सामने है। वहां से उस बीमारू राज्य से बाहर निकल के आज बिहार इस स्थिति में पहुंचा है, और नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये इतिहास जो है उनको इस तरीके से देखेगी कि मतलब नीतीश कुमार जी ने क्या किया है बिहार के लिए। आज एक बार में इलेक्शन हुआ है पूरे उसमें। और मैं एक चीज बता दूं, आपने जो प्रश्न पूछा था मैं उसका भी आंसर दे देता हूं कि देखिए, अगर असम की बात आप लेते हैं तो सर्बानंद सोनोवाल जो है वो असम गण परिषद से आए थे, और हेमंत बिस्व शर्मा वो कांग्रेस से आए थे। दोनों लोग ही सीएम हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो अजीत पवार और शिंदे वो दोनों लोग ही शिवसेना से आए थे और एनसीपी से आए थे। वो दोनों लोग ही डिप्यूटी सीएम और सीएम है, सीएम बने। तो इस तरीके से अगर कोई भी बाहर की पार्टियों से आते हैं और यहाँ पे उनको निश्चित तौर पे उनको उस तरीके की जगह मिलती है, वो तो वहाँ के समीकरण और वहाँ की जैसी परिस्थितियां बनती है उसके हिसाब से निर्णय लिया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चीजें हैं मैं वही बता रहा हूँ कि देखिए कई चीजें होती हैं जो कि आगे को देख के इस तरीके के डिसीजन लेने पड़ते हैं, और वो सारी चीजें पार्लियामेंट्री कमेटी लेगी और उसके बाद एक सॉलिड और अच्छा निर्णय लिया जाएगा। तो जस्ट वेट एंड वॉच। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज प्रधानमंत्री जब राज्यसभा में संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक शेर कहा था, और उसी से हम इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे। कर्म ऐसा करो कि मन में जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें, उधर से तुम्हें सलाम आए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद तापस पाल जी, विनीत तिवारी जी, हेमंत गुप्ता जी और विजेता गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार का सम्राट कौन होगा, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या नीतीश कुमार जी ने जो बातें कही वो संकेत है या वो ऐलान है, वो फैसला है? अब जब इस पर 14 अप्रैल के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि नाम का ऐलान होगा, नाम की घोषणा होगी,
तब तक हम भी इंतजार करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।